वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। बहुत बहुत हम पढ़ रहे हैं एसएसटी और एसएसटी में हमने फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, जो था हमारा स्वर्णिम भारत। आज हम पढ़ेंगे संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो इस्लाम धर्म के प्रसार के साथ साथ ही कई और युद्धों का भी साथ साथ उदय हुआ। इसका मतलब ये है कि कई जगह पर जो आक्रमण हुए और कई दूसरे देश अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और वो जो युद्ध हुए, इसकी वजह से इस काल को संघर्षकालीन काल कहा जाता है। इसमें मध्यकाल भी शामिल किया जाता है। देखिए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता है। सबसे पहला जो हमने पढ़ा प्राचीन काल, फिर आता है मध्यकाल और फिर आधुनिक काल का इतिहास। अब जो इतिहास शुरू हो रहा है 7वीं शताब्दी से लेके और 13वीं शताब्दी तक, उसको मध्यकाल का इतिहास कहा जाता है। यद्यपि इतिहास का ये सबसे स्वर्णिम एरा भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे भारत का अगर उदाहरण लिया जाए तो मुगल काल में जितनी स्थापत्य में या फिर अन्य चीज़ों में जितनी प्रगति भारत में हुई, उतना किसी अन्य काल में नहीं हुई। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं संघर्षकालीन भारत, जिसकी समय अवधि है 1206 ईस्वी से लेके 1757 ईस्वी तक। लेट्स स्टार्ट द पॉइंट विच इज स्ट्रगल पीरियड ऑफ इंडिया। चलिए, स्ट्रगल पीरियड जब कह ही रहे हैं तो इन स्ट्रगल्स की शुरुआत कब होती है? देखो, हमने पहले भी पढ़ा कि सेल्यूकस निकेटर के आक्रमण हुए, सिकंदर के आक्रमण हुए, बहुत से आक्रमण हुए। तो फिर इन स्ट्रगल्स में ऐसा क्या था? वो आक्रमणकारी आए, उन्होंने आक्रमण किया और चले गए। जब एक कोई दूसरी प्रजाति या दूसरा कोई आक्रमणकारी आता है और उस स्ट्रगल की कंसीक्वेंसेस के रूप में, परिणाम के रूप में, फिर वो वहीं रह जाता है और उसके बाद में उनका जो कनेक्शन बनता है वहाँ के नेटिव लोगों और उस आक्रमणकारियों की जो प्रजाति होती है उनके बीच में, तो इस काल को, इस संक्रमण काल को संघर्ष काल कहा जाता है। अब जो आक्रमणकारी आ रहे हैं उन्होंने भारत को ही अपना घर बनाना शुरू किया। देखिए, पहले जो यूनानी आक्रमणकारी आए आक्रमण किया, या हारे या जीते या जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वो चले गए। इसके बाद में जो आक्रमण हुए, अब जो आक्रमणकारी आएंगे वो सिर्फ आक्रमण नहीं करेंगे बल्कि भारत को अपनी काम करने की जगह, कार्यस्थली बना लेंगे। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला काल पढ़ेंगे सल्तनत काल और सुल्तानेट पीरियड, व्हाट वी से। लेकिन उससे पहले इसका एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड का मतलब ये शुरुआत कब से हुई। देखिए, सल्तनत काल जो है वो हमारा माना जाता है 1206 ईस्वी से। ठीक है, 1206 ईस्वी से माना जाता है, लेकिन ये जो आक्रमण है ये 600 ईस्वी के बाद शुरू हो गए थे। 600 एडी के बाद ये आक्रमण शुरू हो गए थे। तो 600 ईस्वी यानी पहला जो आक्रमण माना जाता है वो 636 ईस्वी में माना जाता है। 636 ईस्वी में भारत पर पहला जो है बाहरी आक्रमण माना जाता है, और ये हुआ था, अरबों का आक्रमण हुआ था। ये आक्रमण अरबों का हुआ था, और अरबों ने ये जो आक्रमण किया था ये समुद्र के रास्ते से किया था। ये पहला आक्रमण समुद्र के रास्ते से हुआ था, अरबों ने किया था, और ये बिल्कुल असफल रहा था। It was quite failed. The invasion which was first done in India was from the Arabs and it was through marine way and it was quite failed. और हमें इसकी जानकारी मिलती है जिस बुक से, उस बुक का नाम है फुतुह अल बुल्दान। फुतुह अल बुल्दान नाम की एक पुस्तक है जिससे हमें इस आक्रमण की जानकारी मिलती है। द बुक विच वी गेट सोर्स्ड द नॉलेज ऑफ दिस इन्वेजन इज कॉल्ड फुतुह अल बुल्दान। आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर यू इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो सिर्फ फैक्चुअल रूप में आपको याद में रखनी है, ताकि अगर वन लाइनर्स, एमसीक्यूज या फिलअप्स में आए तो आपको उसमें फिल करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये माना जाता है पहला आक्रमण, लेकिन ये तो हुआ था 636 ईस्वी में। वास्तविक जो आक्रमण, अच्छा, ये अरबों का हुआ था। इसके बाद जो आक्रमण होंगे
वो तुर्कों के होंगे। ठीक है, तो वो माने जाते हैं सबसे पहला आक्रमण। चलिए उनकी हम एक सीधी सीधी टेबल बनाते हैं। उसके बाद ये तो बिल्कुल असफल रहे, सफल जो आक्रमण हुए उनकी एक टेबल बनाते हैं। पहला आक्रमण जो है था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। दूसरा किया था महमूद गजनवी ने। उसके बाद में तीसरा आक्रमण हुआ था मोहम्मद गौरी का। ये जो आक्रमण हुआ था अरबों का, ये तो बिल्कुल असफल रहा, समुद्र के रास्ते से हुआ था। हमारी नौसेना बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ आक्रमण जो है बिल्कुल सफल रहे, उनकी तरफ से सफल रहे। तो जैसे मोहम्मद बिन कासिम है, उसने भारत पर 1 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और मोहम्मद गौरी ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो सफल आक्रमण हुए उनके बारे में, जिसमें पहला आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 एडी में। ठीक है, 712 एडी में यह आक्रमण हुआ कहां पे था? यह आक्रमण किया गया था सिंध पे, और सिंध का उस समय राजा था दाहिर सेन। Muhammad bin Qasim had invaded India in 712 AD and he invaded at Sindh. सिंध जो है अभी पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय वो भारत का ही एक भाग था। And the king of Sindh was Dahir Sen that time. Okay? तो ये जो आक्रमण हुआ था ये बहुत ही भयानक आक्रमण था। मतलब उसमें दाहिर सेन मारा गया और लगभग 600 लोगों को मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर गुलाम बना लिया था। 600 लोगों को वो गुलाम बना के लेके गया था। और ये सारी जानकारी की मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, ये राजा था, ये सारी जानकारी हमें जिस बुक से मिलती है उस बुक का नाम है चचनामा। थोड़ा वियर्ड नाम हो सकता है आपके लिए, तो आप इस नाम को प्रॉपरली याद करेंगे। इस बुक का नाम है चचनामा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार वन लाइनर्स क्वेश्चंस में आया हुआ है, तो आप ये नाम याद रखेंगे। ये जो पुस्तक थी, इस पुस्तक में इस आक्रमण के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ एक और काम किया था कि उसने यहाँ पर पहली बार भारत में जजिया कर लगाया था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, उसने पहली बार भारत में जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जजिया टैक्स? जजिया टैक्स मीन्स अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द पीपल दे आर नॉट मुस्लिम्स। जो गैर मुस्लिम होते हैं उन पर जो मुस्लिम शासकों द्वारा या आक्रमणकारियों द्वारा जो कर लगाया जाता था उसको जजिया कर कहा जाता था। ठीक है, तो ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। पहला आक्रमण 712 एडी में किया था, सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किया था। राजा उस समय था दाहिर सेन। 600 लोगों को वो यहाँ से गुलाम बनाकर ले गया, बहुत कत्लेआम मचाया था, और ये जानकारी सारी हमें चचनामा में मिलती है। और उसने यहाँ पर भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था। बात करें आगे दूसरा आक्रमण जो किया था वो किया था महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी। अच्छा, एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ये ईरान से आया था, जिसको उस समय फारस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उस समय इसको फारस के नाम से जाना जाता था, तो ये फारसी था। महमूद गजनवी जो है वो गजनी से आया था। गजनी नाम की एक जगह है, मूवी की बात नहीं कर रही हूं, गजनी नाम की एक जगह है अफगानिस्तान में।
ओके, महमूद गजनवी जो है वो गजनी से आया था और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और इसका भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य क्या था? लूटपाट। ये यहाँ शासन नहीं करना चाहता था, कोई टैक्स नहीं लगाना चाहता था। इसका भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य था लूटपाट करना। और इसने कश्मीर पर आक्रमण किया था और उस समय कश्मीर का शासक जो थे वो जयपाल और आनंदपाल। जयपाल और आनंदपाल थे। जयपाल और आनंदपाल पर के साथ इसका युद्ध हुआ था कश्मीर पर जब इसने आक्रमण किया था। तो और एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसका एक बहुत भयानक आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। इसने उस मंदिर को बहुत डिस्ट्रॉय किया था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर बहुत फेमस मंदिर भी है ये, ठीक है। तो ये है दूसरा सफल आक्रमण, महमूद गजनवी ने किया था। ये गजनी से आया था, गजनी अफगानिस्तान में है। इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे और इसका मकसद था सिर्फ लूटपाट करना। और कश्मीर पर इसने जब आक्रमण किया तो उस समय कश्मीर के शासक थे जयपाल और आनंदपाल और गुजरात के सोमनाथ मंदिर में इसने बहुत ही जो है तबाही मचाई थी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को बहुत लूटा था। ऐसा कहा जाता है कि भारत से जाते समय ये 700 मन सोना और लगभग 1200 मन चांदी लेके गया था। 700 मन सोना और 1200 मन चांदी। जो अपन कहते हैं ना मन का मतलब होता है 40 किलो। देन जस्ट काउंट इट फॉर योर सेल्फ। 700 मन मीन्स 2800 किलो। तो लगभग 2800 किलो सोना और 1200 जो है मन चांदी है यहाँ से लूट के लेके गया था। ठीक है, तो 2 आक्रमण हमने देखे। तीसरा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जिसको हम कहते हैं वो है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने भारत पर 5 आक्रमण किए थे। मोहम्मद गौरी had invaded India for 5 times. It's a huge number for 5 times. लेकिन मोहम्मद गौरी के साथ कुछ और कहानियां भी जुड़ी हुई है। जैसे मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण जो हुआ था वो मुल्तान पर हुआ था, दूसरा माउंट आबू पे हुआ था। हालांकि ये आपके अभी कोर्स में दिया हुआ नहीं है, आपके कोर्स में जो है पृथ्वीराज चौहान को इंक्लूड किया गया है सिर्फ। तो मोहम्मद गौरी के पहला आक्रमण मुल्तान पे, दूसरा माउंट आबू पे और तीसरा जो है वो तराइन में हुआ था, तीसरा और चौथा आक्रमण। और 5वां भी जो है अजमेर के आसपास ही किया गया था, राजस्थान में ही। तो मोहम्मद गौरी के इस चैप्टर में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसका सामना, इसका कन्फ्रंटेशन किससे हुआ था? इसका सामना जिससे हुआ था वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, और इन्हें जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। ही इज द थर्ड पृथ्वीराज चौहान ऑन हिज इन हिज लाइनेज। मैंने आपको कल बताया था पहले वीडियो में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तब लिखते हैं जब एक ही लाइनेज में, एक ही वंश में उसी नाम के राजा होते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान वॉज थर्ड इन हिज लाइनेज। तो इसका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ था और इन दोनों का सामना जहां हुआ था वहां उस जगह को कहते हैं तराइन। तराइन का युद्ध। तराइन जो है वो इस समय हरियाणा में है। तराइन नाम की जगह। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था और तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला जो था वो 1193 ईस्वी में हुआ था, 1191 AD, और दूसरा जो हुआ था वो 1192 AD में हुआ था, 1192 में। पहला युद्ध जब हुआ था तो इसमें पृथ्वीराज जीत गया था और दूसरे युद्ध में गौरी जीता था। ठीक है, पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीत गया था
लेकिन पृथ्वीराज ने गौरी को और उसकी सेना को जाने दिया और यहाँ उसने थोड़ी गलती की। फिर गौरी जो है 1 साल बाद ही पूरी प्रिपरेशन के साथ वापस लौट के आया और उसने पृथ्वीराज को हरा दिया। तो ये मोहम्मद गौरी के बारे में एक और बात जो है वो आपको याद में रखनी है, वो ये है कि इसका एक कमांडर था, सेनापति जिसको कहते हैं कमांडर, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी इसने भारत में पूर्व की तरफ कूच किया। मोहम्मद गौरी तो इस तरफ आ गया राजस्थान की तरफ और पृथ्वीराज से लड़ाइयाँ और हुई, और इसका ये कमांडर बख्तियार खिलजी ईस्ट इंडिया की तरफ गया और वहां पर जैसे हमने पहले पढ़ा था नालंदा यूनिवर्सिटी, नाम पढ़ा था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है ना, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने जिसकी स्थापना की थी, उस नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी इसने। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। जैसा मैंने कहा कि इसके बाद कई सारे शासक आए जो यहीं रहे, यहाँ के लिए बहुत अच्छे काम किए, लेकिन ये जो कुछ सर्टेन इन्वेडर्स हैं, ये कुछ विशेष जो आक्रमणकारी है, ये यहाँ रहने बसने राज करने यहाँ के लोगों को अपनाने के लिए नहीं आए थे। ये लोग आए थे ताकि वो आक्रमण करें, लूटे और अपना काम करें और निकल जाए। तो इसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी और बहुत नुकसान हुआ था। बहुत सारी पांडुलिपियां, बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स जो है जल के राख हो गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। तो ये 3 जो इन्वेडर्स हैं ये मेन इसलिए हैं, हालांकि कोई बड़ा क्वेश्चन इन पे नहीं बनता है, लेकिन बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस इनके साथ क्रिएट हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि असफल आक्रमण पहला अरबों के द्वारा किया गया। उसके बाद जो आक्रमण हुए, जिसमें पहला आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, वो फारस ईरान से आया था। उसके बाद पढ़ते हैं हम महमूद गजनवी को, जो कि गजनी अफगानिस्तान से आया था। और ये है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है वो तुर्क है, यानी तुर्की से आया था, ठीक है। तो ये कुछ आक्रमण है जो सफल भी रहे, बहुत लूटा, लेकिन ये वापस चले गए। इसके बाद में मोहम्मद गौरी, देखिए मोहम्मद गौरी का जो आखिरी दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ, और हम अब पढ़ेंगे 1206 ईस्वी से, यानी कि 1206 ईस्वी के बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसको हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है सल्तनत काल, कैसे उनमें शासक थे, करते हैं इसके बारे में बात। तो हमने शुरू किया था संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत में अब तक जो हमने आक्रमण पढ़े वो थे बिल्कुल ही अस्थायी। आए, आक्रमण किए, जीते या हारे, लूटपाट की, गुलाम बनाया और चले गए, ठीक है। लेकिन अब स्थायित्व आता है, अब भारत में आएगा स्थायित्व, उसके शासन में, उसके बादशाहों में अब स्थायित्व आएगा। और एक प्रॉपर जो लाइनेज अब तक हमने पढ़ी थी, चाहे गुप्त वंश पढ़ा, चाहे वर्धन वंश पढ़ा, उसी प्रकार प्रॉपर जो है वो पूरा का पूरा वंश बनेगा, पूरी की पूरी लाइनेज जो है एस्टेब्लिश होगी। तो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखो, हम वंशों को पढ़ने से पहले एक बात देख लेते हैं कि ये जो मध्यकाल है, इस मध्यकाल को, इस मिडाइवल पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सुल्तानेट पीरियड और दूसरा है मुगल पीरियड। सुल्तानेट या सल्तनत काल क्यों कहते हैं इसको? देखो, सल्तनत का मतलब होता है बादशाहत, जहां पर आपका राज हो, जो किंगडम बन जाए वो, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ जब उन्होंने सल्तनत, ये शब्द जो है टर्किश लैंग्वेज से आया है, जो अरबी फारसी है वहां से आया है। सल्तनत का मतलब होता है जहां पर आपकी किंगडम बन जाए। तो इन्होंने पहली बार किंगडम बनाई इस मध्यकाल में, इसलिए इसको सल्तनत काल भी कहते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ से जो अलग अलग तरह के वंश आए, तो उनको हम इस पूरे काल को किसी एक वंश के नाम से डिफाइन नहीं कर सकते, एक डायनेसिटी के नाम से हम इसको नहीं पहचान सकते। कुल 5 वंश हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल में, तो इसलिए इस पूरे काल को जो है वो नाम दिया गया सल्तनत काल या सुल्तानेट पीरियड। इसमें सबसे पहला वंश जो है वो है गुलाम वंश या स्लेव डायनेसिटी जिसको कह सकते हैं। गुलाम वंश इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बात, इस वंश की जो उसने नींव रखी थी वो खुद एक गुलाम था। गुलाम कैसे? हमने देखा कि जो आक्रमण करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो वहां पर जो हार जाता है राज्य, वहां पे आदमी तो चूंकि युद्ध लड़ते हुए वो मर गए थे, तो अब जो औरतें बच्चे बच जाते हैं उनको गुलाम बना के ले जाते हैं। तो ऐसा ही एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक।
जिसको बाद में यहाँ छोड़कर गए थे जो आक्रमणकारी आए थे, और उसने वो एक सेना में सैनिक था और बाद में एक टुकड़ी का मुखिया बना, और धीरे धीरे करके उसने अपनी शक्ति बढ़ाई, और 1206 ईस्वी में इन 1206 BC 6 AD सॉरी, उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया था भारत में। तो एक तो पहली बात तो एक तो ये याद रखना कि इस गुलाम वंश को इल्बरी वंश या यामिनी वंश भी कहते हैं। इल्बरी डायनेसिटी और यामिनी डायनेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड। ओके, तो ये तीनों ही नाम स्लेव डायनेसिटी के लिए जा सकते हैं, गुलाम वंश के लिए तीनों ही नाम कहे जा सकते हैं, गुलाम वंश भी, इल्बरी वंश भी, यामिनी वंश भी। अब हम शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1206 में इसने अपना शासन स्थापित किया था, 1206 ईस्वी में, और 1210 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 1206 से 1210, 1206 में जब इसने शासन स्थापित किया, ये गुलाम था जैसा हमने पढ़ा, तो जैसे ही ये बादशाह बना, इसने बहुत सारा दान दिया था, और मतलब लाखों में इसने दान दिया था। इसलिए आज भी ये कई बार जब हम पढ़ते हैं बुक्स में तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख यानी इन मिलियंस, और बख्श यानी हु कैन चैरिटाइज, जो दान दे, तो इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है इतिहास में। इसने अपनी राजधानी जो है लाहौर में बनाई थी। लाहौर में इसलिए बनाई थी, देखो दिल्ली जो है राजधानी अभी नहीं बन पाएगी, अभी लाहौर है, क्योंकि जो सारे आक्रमणकारी थे या जो भी इन्वेडर्स आए थे, वो सब के सब जो है अफगानिस्तान, ईरान और इस तरफ से आए थे, और लाहौर इनके लिए एक मिडिल पॉइंट मान सकते हैं हम, इंडिया और इनके अपने किंगडम के बीच का। तो इस लाहौर को इसलिए इसने अपनी राजधानी बनाया था, और हसन निजामी को संरक्षण दिया। ये पढ़ना इंपॉर्टेंट किस लिए है? हसन निजामी जो है उस समय का बहुत बड़ा एक साहित्यकार, कवि कह सकते हैं। हसन निजामी जो बहुत बड़ा नाम था उस समय, तो एक साहित्यकारों को, कवियों को या ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण कौन देता है? वो जो जिसके राज में सारे काम बहुत अच्छे चल रहे हो। तो हसन निजामी को संरक्षण देना ये बताता है कि उसने एक बहुत ही अच्छा सुव्यवस्थित राज्य जो है स्थापित किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू करवाया था। इसकी सिर्फ फर्स्ट फ्लोर, पहली मंजिल बनवाई थी इसने, शुरू भी करवाया था और पहली मंजिल बनवाई थी। एक बच्चे और गलती करते हैं कि जब नाम आ गया कुतुब मीनार और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार जो है किसके याद में या किसके स्मरण में बनवाई गई, तो बच्चे लिखते हैं नाम कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से। नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनवाई गई। ये कौन थे? ये एक सूफी संत थे। ठीक है, जिस तरह हम अपने हिंदू धर्म में या किसी भी अन्य धर्म में अलग अलग सेक्ट मानते हैं ना, कि ये राम स्नेही है या ये वल्लभ संप्रदाय का है, ये वैष्णव है, ठीक वैसे ही मुस्लिम धर्म में जो है एक शाखा निकलती है जिसको हम कहते हैं सूफ। हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म में हीनयान महायान होते हैं, जैन धर्म में दिगंबर श्वेतांबर होते हैं, तो वैसे ही मुस्लिम धर्म में एक संतों की एक शाखा है जिसको सूफी कहते हैं, जो कि सूफ या अल्लाह के साथ जो है सीधा कनेक्ट करके और उनकी भक्ति करते हैं। तो वो सूफी संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। उसने पूरी नहीं बनवाई थी, शुरू करवाया था, इसकी सिर्फ पहली मंजिल बनवाई थी। ठीक है, लेट्स नो अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक. Let we talk about this, and first we talk about Ghulam dynasty or slave dynasty. It is also known as Ilbari or Yamini dynasty. Now Qutbuddin Aibak has established his empire in 1206 AD, and he is also known as Lakh Bakhsh because he charitabized too much when he became Sultan. He established his capital in Lahore, and Hasan Nizami got protection in his court. Hasan Nizami was a great intellectual of that time. Then he built first floor of Qutub Minar. It is an important thing to read about Qutbuddin Aibak, and he built this Qutub Minar in the pure memory of Qutbuddin Bakhtiyar Kaki, and he was a saint, a Sufi saint. ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। अच्छा, और कुतुबुद्दीन 2010 यानी 4 साल ही शासन कर पाया था, 1206 से 1210 तक, सॉरी
1206 से 1210 4 साल तक ही शासन किया। कहा जाता है ऐसा कि 1210 में जब ये चौगान खेल रहा था, एक गेम होता है चौगान जिसमें घोड़े पर बैठकर पोलो खेला जाता है, तो वो गेम खेलते खेलते ये घोड़े से गिरा और गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश वॉज द सक्सेसर एंड सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी भी था। कुतुबुद्दीन ने अपने रहते ही इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और ये उसका दामाद था, बेटा नहीं था। गुलाम वंश की एक खासियत ये भी है कि जरूरी नहीं है कि जो पहले शासक रहा है उसी के बेटे शासन करे। कई बार कुछ अलग रिश्तेदार भी हो सकते हैं या उनके गुलाम भी हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। वो उनके गुलाम भी हो सकते हैं। तो इल्तुतमिश जो है ऐबक का दामाद था और 1210 ईस्वी में ये शासक बना था। 1210 से लेके 1236 तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, और इसको इस्लामिक जो भी साम्राज्य था उस समय स्थापित हुआ था, उसका वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 4 ही साल रहा, तो 4 साल तो अपने राज्य को समझने और संभालने में ही निकल जाते हैं। तो वास्तव में जो संगठन बनाया राज्य का, उसको वो इल्तुतमिश का बनाया हुआ माना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और ये भी है कि इसने कुतुब मीनार का जो काम जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, इसको पूरा इसने करवाया। यानी अगर ये कहा जाए कि कुतुब मीनार किसने शुरू करवाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट फ्लोर बनवा के, और उसका काम पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट इसके इन्वेजन्स हमें पढ़ने हैं, याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला है 1223 ईस्वी में मालवा पर इसने आक्रमण किया था। मालवा गुजरात में है, और बिल्ला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये है राजस्थान के संदर्भ में कि इसने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ठीक है, 1226 ईस्वी में। इसके अलावा इसने जालौर पर भी अधिकार किया था। तो ये चीजें इल्तुतमिश के बारे में याद रखनी है। ये सर्टेन वो चीजें हैं जो हमें फैक्चुअली याद रखनी है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो इनको ऐड करके आप पूरा सेंटेंस तो बना ही लेते हैं। तो ये चीजें हैं जो फैक्चुअली आप याद रखेंगे कि ये ऐबक का दामाद था, वास्तविक संगठन करता था। अब आपको पता है कि मुस्लिम साम्राज्य है, तो आप आराम से लिख सकते हो यह है मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। कुतुब मीनार का काम जो ऐबक ने शुरू करवाया, इसको पूरा इसने करवाया। उसके बाद में 1223 में इसने मालवा पर आक्रमण किया और बिल्ला का दुर्ग जीता था। 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। ये है इल्तुतमिश का परिचय। नाउ लेट्स नो अबाउट इल्तुतमिश, द सेकंड एम्परर ऑफ Ghulam dynasty, and he became the Sultan in 1210 AD, from 1210 AD to 1236 AD. He was son-in-law of Kutubuddin Aibak. He was not son of him. He was son-in-law of Kutubuddin Aibak, and he is considered to be the real organizer of Muslim empire. As we know that Kutubuddin Aibak became Sultan just for 4 years, and he couldn't organize it properly. Then Iltutmish is considered to be the real organizer of Muslim empire. Then he built rest of the Qutub Minar. We have already known that Qutub Minar is being built and started being building by Kutubuddin Aibak, and he built the first floor only. So the rest of the Qutub Minar was built by Iltutmish. Then in 1223 AD he invaded Malwa and conquered Billa Fort and Malwa. Then 1226 AD he invaded and conquered Ranthambore Fort. With it he had conquered Jalore also. So this is the introduction about Kutubuddin Aibak and Iltutmish. अब हम बात करते हैं एक बहुत ही क्रांतिकारी शासक के बारे में। शासक नहीं, शासिका जो है रजिया सुल्ताना। उस समय जो है हमने पढ़ा कि औरतों की जो स्थिति है वो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। उनको पर्दा प्रथा थी, तो पर्दे में रहना होता था, पढ़ाई भी नहीं करवाई जाती थी। तो ऐसे समय में रजिया सुल्ताना का पूरे भारत की शासिका बनना एक बहुत ही क्रांतिकारी घटना थी उस समय हुई। इल्तुतमिश ने अपने जीते जी ही अपनी बेटी रजिया को
सुल्ताना घोषित कर दिया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन उनके जो दरबारी थे, जिनको अमीर कहा जाता था उस समय, उन्होंने बहुत विरोध किया और उसके बाद में इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज जो है बहुत ही कमजोर शासक था, बिल्कुल उसमें ऐसे कोई गुण नहीं थे जो शासकों में होने चाहिए, बिल्कुल ही नाकारा व्यक्ति था। तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और बाद में रजिया सुल्ताना ने गद्दी संभाल ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक गुलाम वंश के अंदर। रजिया सुल्ताना ने 1236 ईस्वी में गद्दी संभाली थी और 1240 ईस्वी तक शासन किया था। इल्तुतमिश ने अपने जीते जी ही इसे उत्तराधिकारी बना दिया था। ये बात और है कि बाद में दरबारियों ने इसको माना नहीं और उसकी जगह रुकनुद्दीन को शासक बनाया, लेकिन वो भी टिक नहीं पाया और आखिरकार रजिया ने शासन ग्रहण किया। तुर्क अमीरों ने बहुत विरोध किया था इस चीज का, क्योंकि वो समाज ऐसा था कि जिसमें औरतों को पर्दे में रहना होता था और शासन करना तो बहुत दूर की बात है। तो तुर्क अमीरों ने, देखो यहाँ एक शब्द है अमीरों, अमीरों का मतलब पैसे से नहीं है। अमीर उस समय कहा जाता था जो तुर्क शासक थे, उनके दरबार में जो दरबारी होते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट्स पे, बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे जो होते थे, उनको अमीर कहा जाता था। और वो चूंकि ये तुर्क शासन चल रहा है तो ये भी तुर्क ही होते थे, किसी दूसरे प्रजाति के अमीर नहीं होते थे, सभी तुर्क ही होते थे। तो इन्होंने उसका बहुत विरोध किया था। और रजिया ने किया क्या था, जैसा हमने पढ़ा कि वहां पर्दा बहुत थी, तो रजिया ने शासन करने के लिए पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों की तरह कुबा और कुल्हा पहनना शुरू कर दिया। कुबा कहते हैं कोट जो कि सम्राट पहनता था, एक लंबा सा कोट होता है जो बहुत ही रॉयल फील देता है और उसकी वजह वो सिर्फ सम्राट ही पहनता था, तो वो कुबा और कुल्हा, कुल्हा कहते हैं वो टोपी जो जिसको हम राजमुकुट कह सकते हैं, तो राजमुकुट जैसी जो एक टोपी होती है जो सुल्तान पहनते थे, वो कुल्हा उसने पहनना शुरू किया। दरबार में जाना शुरू किया, दरबारियों के साथ बैठना शुरू किया, जो रणनीति होती है, स्ट्रेटजीज होती हैं, वो डिस्कस करना शुरू किया, युद्ध कैसे करने हैं उनके बारे में अपनी राय देना, उनके बारे में पूछना, आदेश देना शुरू किया। तो उसने वो सभी काम शुरू किए जो कोई पुरुष सम्राट करता था। लेकिन उसने कुछ एक ऐसे काम किए जिसने उन अमीरों के जो असंतोष था उसको बढ़ा दिया। सबसे पहला काम उसने किया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत, इसको अमीर आखूर नियुक्त किया। अमीर आखूर कहते हैं जो अश्वशाला यानी जो रॉयल जो जहाँ पर शाही घोड़े रखे जाते हैं सारे, उसकी प्रधान होता है, उसका जो मुख्य होता है, उसको कहते हैं अमीर आखूर। अब घोड़ों का क्या इंपॉर्टेंस है, देखो उस समय गाड़ियां तो चलती थी नहीं, तो सारा परिवहन, आवागमन, युद्ध जो लड़े जाते थे, घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो जो घोड़ों का जो प्रधान होता था, अश्वशाला का जो प्रधान होता था, वो बहुत महत्वपूर्ण पद होता था। ऐसे महत्वपूर्ण पद पर उसने जलालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया। अब इससे गुस्सा क्यों हुए, इसलिए हुए क्योंकि जलालुद्दीन याकूत जो था वो तुर्क नहीं था, ठीक है, वो एक तुर्क नहीं था और ये अमीर जो थे वो सारे तुर्क थे, तो इस वजह से ये सब उसके विरोधी हो गए। फिर उसने अल्तुनिया से शादी की और अल्तुनिया भी तुर्क नहीं था। तो ये जो कुछ बातें इन्होंने की, इससे जो ये तुर्क अमीर थे, जो एक पूरा ग्रुप बना हुआ था, गुट बना हुआ था दरबार में, वो सब लोग बहुत नाराज हो गए और आखिरकार उस शादी के बाद और 1240 ईस्वी में उन्होंने दोनों को मरवा दिया। शायद किसी से मरवाया या आक्रमण किया या छुपके आक्रमण करवाया, जो भी रहा हो कारण, उन्होंने उसको मरवा दिया। और यहाँ एक बहुत ही शानदार शासिका जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकती थी किसी एक लाइनेज में रहते हुए, तो उसका अंत हो गया, रजिया सुल्तान का अंत हो गया। सिर्फ 4 ही साल शासन कर पाई, लेकिन गुलाम वंश की सबसे महत्वपूर्ण शासकों में ये मानी जाती है, ठीक है। लेट्स रीड अबाउट रजिया सुल्ताना हु वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ruler of Ghulam dynasty, and she had started his empire in 1236 AD to 1240 AD. Earlier, Ruknuddin Firoz, who was the son of Iltutmish, had become Sultan. But Iltutmish never wanted him to be the Sultan because Iltutmish had chosen Razia as his successor. Iltutmish had already chosen Razia, but it was the time when ladies have not any possessive or not any rights to become Sultan. तो ऐसे टाइम में जो है रजिया की जगह किसको, रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया गया। बट ही वॉज नॉट अ प्रॉपर मैन टू बी अ सुल्तान, ही वॉज वेरी वीक सुल्तान एंड रजिया बिकेम द सुल्ताना देन।
The Turkish aristocrats, it's a group who was quite influential in the royal court. Then the Turkish aristocrats opposed opposed Razia very much, because they never wanted a lady to be their sultan. She discontinued wearing well. It was tradition. It was a tradition then कि ladies would wear well in everywhere. Ladies will not go in open without well. She abandoned wearing well and had started wearing kuba, means coat, and kulha, means cap. She had started wearing these things which were worn by men only, and she appointed Jalaluddin Yaqut as the Amir-e-Akhur. Amir-e-Akhur means head of royal stable. He became the head of royal stable, but the main reason of opposing is that Jalaluddin Yaqut was not a Turkish person. Just because they were very careful about their species, that all the Turkish aristocrat opposed this, that Jalaluddin Yaqut became the Amir-e-Akhur. Then she married Altunia. Altunia, again, he was not a Turkish person. That's why both of them were assassinated in 1240 AD. तो उनकी मौत के साथ ही एक बहुत ही शानदार शासिका के युग का अंत हो गया। हालांकि ये कम समय ही चली, लेकिन इतिहास में स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, और अब हम पढ़ेंगे उनके आगे के शासकों के बारे में। रजिया सुल्तान के बाद 3 शासक ऐसे बने जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस उनके नाम याद रखने हैं आपको। बहराम शाह, जो ठीक रजिया सुल्तान के बाद शासक बना 1240 से लेके 1242 ईस्वी। उसके बाद में मसूद शाह शासक बना, वो भी 4 साल के लिए 1242 से 1246 ईस्वी। और फिर बना नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी। ये कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले वो शासक नहीं हैं। आपको सिर्फ इनके नाम और काल याद रखना है। काल भी नहीं, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक आता है जिसका नाम था बलबन। बलबन भी जो है, जैसा हमने पढ़ा कि ये डायनेसिटी वैसी बिल्कुल नहीं थी कि उसके बाद उसका बेटा ही बने। हालांकि बनते थे, जैसे इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी बनी, या इल्तुतमिश खुद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, लेकिन बलबन जो था वो रिश्ते में नहीं था। बलबन खुद एक गुलाम था और चहलगानी या चालीसा का सदस्य था। चहलगानी क्या होती है, जैसा हमने रजिया सुल्तान के समय पढ़ा कि जो तुर्क अमीर होते हैं, तुर्क अमीरों का एक दल होता है जो शाही दरबार में अपना दबदबा कायम रखते थे। तो उस दल में जो है कुल 40 सदस्य होते थे, ठीक है, इसलिए उसको चालीसा या चहलगानी कहा जाता था। और उसी का एक सदस्य था जिसका नाम था उलूग खान। तो जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो उसके बाद में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति था नहीं जो शासन संभाल सके। उलूग खान बहुत प्रभावशाली था और उसने उस समय शासन संभाला बलबन के नाम से। तो बलबन का पहले का नाम क्या है, उलूग खान। ये 1265 ईस्वी में शासक बना बलबन, और 1286 ईस्वी तक इसने शासन किया। बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहा है ये गुलाम वंश का। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि चहलगानी और चालीसा का सदस्य था। क्या होती है चहलगानी? 40 तुर्क अमीरों का एक दल जो कि दरबार में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता था, ठीक है। फिर उसने आते ही सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम क्या किया, दीवाने अर्ज नाम के एक नए मिनिस्ट्री, एक नए मंत्रालय का गठन किया। ये जो दीवाने अर्ज था ये सैन्य विभाग था, मतलब सेना से रिलेटेड सारे कामकाज संभालने के लिए उसने एक नया मंत्रालय या एक नया वर्ग बनाया, नया डिपार्टमेंट बनाया जिसको नाम दिया गया दीवाने अर्ज। फिर उसने सिजदा और पैबोसी की शुरुआत की। देखो बलबन का ये मानना था कि जो भी है वो राजा है, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता, और ये राजा तब साबित कर सकता है जब वो अपने अंडर काम करने वाले लोगों के मन में ये मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल मेंटली उनके दिमाग में ये फिट कर दे। तो बलबन ने कुछ ऐसी प्रथाएं चलाई जिससे उसका सिक्का बैठ जाए, जिसके उसका जो है प्रभाव कायम हो जाए। तो उसने क्या किया,
सिजदा और पैबोसी की शुरुआत की। सिजदा क्या होता है? सिजदे का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि सजदा करना, झुकना, ठीक है। तो सिजदा का मतलब होता है जैसे ही सम्राट आए, जैसे ही, चाहे वो कहीं भी आए या आपको कहीं भी दिखे, जैसे ही सम्राट आपको दिखे आप तब तक झुके रहो जब तक सम्राट आपको सही होने के लिए या सीधा होने के लिए नहीं कहे। तो इसको कहते हैं सिजदा। जब सम्राट सामने हो तो आप तब तक झुके रहेंगे जब तक सम्राट आपको सीधे होने के लिए नहीं कहेंगे। और फिर है पैबोसी। पैबोसी का मतलब जब आप सम्राट से मिलते हैं दिन में पहली बार तो आप झुकते हैं अपने घुटनों पे बैठ के और सम्राट के कदमों को चूमते हैं। ये प्रथा थी पैबोसी। तो सिजदा और पैबोसी की ये जो प्रथाएं हैं ये बलबन ने शुरू की थी। एक उसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कोट भी है, ध्यान रख लेना, लौह और रक्त की नीति। ये क्वेश्चन बनता है अलग से कि बलबन ने किस नीति की शुरुआत की या लौह और रक्त की नीति की शुरुआत किसने की। तो ये बलबन ने लौह और रक्त की नीति। क्या होती है लौह और रक्त की नीति? बलबन का मानना था कि जब हम किसी जगह पर आक्रमण करें तो वहां के जितने भी पुरुष हैं उनकी हत्या कर देते थे और जो औरतें और बच्चे हैं उनको गुलाम बना लेते थे। तो लौह और रक्त, रक्त का मतलब तो पुरुषों को मार दो, उनका रक्त बहा दो, और लौह का मतलब जंजीरें, मतलब उनको गुलाम बना लो, जो भी औरतें और बच्चे पीछे बसते हैं उनको गुलाम बना लो। ये लौह और रक्त की नीति थी। फिर उसने एक सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था, वो था राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत का मतलब होता है, बलबन का ये मानना था कि जो राजा बनता है, जो सुल्तान बनता है, उसमें बहुत ही अद्भुत शक्तियां होती है। भगवान या अल्लाह खुद उसमें वो शक्तियां देके भेजता है और वो सबसे ऊपर होता है, उससे ऊपर उस राज्य में कोई नहीं होता। इस सिद्धांत को कहा जाता है राजत्व का सिद्धांत और वो अपनी शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन अगर इसके पीछे के, इन सब चीजों के पीछे का कारण देखा जाए ना, तो उन सब का कारण ये है कि बलबन जो था वो खुद इस चहलगानी का सदस्य था। तो उसे पता होता है कि इस चहलगानी में लोग किस तरह से उसका विरोध कर सकते हैं, कभी भी उसके खिलाफ उठ खड़े हो सकते हैं। तो उसने शुरू से ही ऐसे सिद्धांत लागू किए कि कोई उसके खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत ही ना करे। उसने ये जो चहलगानी के सदस्य थे उनके बीच में शादी संबंध स्थापित करने पर रोक लगा दी कि भाई मेरे दरबार में अगर कोई दरबारी है तो वो किसी और दरबारी के परिवार के साथ शादी के संबंध स्थापित नहीं कर सकता। किसी भी जो है मौके पर या किसी भी उत्सव के समय वो आपस में मिल बैठ नहीं सकते। वो सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जितने दरबार के लिए या शासन के लिए जरूरी है। बहुत ही सख्ती वाले कानून उसने बनाए थे और लागू किए थे और उन्हीं कानूनों के लिए बलबन बहुत प्रसिद्ध है। और ये कानून उसने इसीलिए लागू किए क्योंकि वो स्वयं उस चहलगानी का सदस्य रहा था। और 1286 ईस्वी तक बलबन ने शासन किया था। उसके बाद में जो शासक हुए वो उनकी बहुत ज़्यादा जानकारी हमें मिलती नहीं है। सिर्फ इतनी सी जानकारी मिलती है कि 1290 में क्यूमर्स नाम के व्यक्ति के हाथ में शासन था और उस क्यूमर्स की जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी और खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके साथ ही गुलाम वंश का अंत हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन सुल्तान्स ऑफ गुलाम डायनेसिटी. After Razia Sultana, not any significant sultan came in limelight. First named Behram Shah. He was not a very strong sultan. Behram Shah's time is 1240 AD to 1242, only 2 years. Then Masood Shah, then Nasiruddin Mahmud. They are not so significant person. You just have to learn their name only. Okay, you don't need to learn their time period and any specific deed. ऐसा कुछ भी आपको इनके बारे में लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ उनके नेम्स याद रखने हैं। उसके बाद में जो आता है नासिरुद्दीन महमूद के बाद, वो था बलबन. बलबन was not related with the blood lineage. बलबन भी इनके परिवार का सदस्य नहीं था, ब्लड लाइनेज में नहीं था. ही वॉज स्लेव हिमसेल्फ, वो भी एक गुलाम था. एंड द टाइम पीरियड ऑफ बलबन इज फ्रॉम 1260 AD to 1286 AD. Balban is also known as Ulugh Khan. His real name was Ulugh Khan, Balban's real name, and he was a member of Chehelgani or Chalisa. Chehelgani or Chalisa means a group of 40 members of Turkish aristocrats. As you have read about Turkish aristocrats, there in the royal court, टर्किश एरिस्टोक्रेट्स का एक पूरा जो है ग्रुप होता था, उसको चहलगानी या चालीसा कह के बुलाया जाता था. एंड बलबन हिमसेल्फ वाज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. After being a sultan, Balban has done a first deed as
organizing a new department named Diwan-e-Arz. It was a military affair ministry. It was a military who handled with military affairs. And then he started Sizda and Pebosi. Sizda means to bend when Sultan is before you, and Pebosi means to be knelt and kiss the feet of Sultan. Okay, these were the new traditions or things that were started by Balban. One thing which is quite famous about Balban, the policy of iron and blood. It can be a question for one number. Either you could be asked that who started or who initiated the policy of blood, iron and blood, or name the policy which was initiated by Balban. Okay, and the policy of iron and blood means attacking somewhere and kill all the male members of the society, and the female members and the children were being slaved. जो मेल मेंबर्स होते थे उनको मार दो और जो फीमेल मेंबर्स और बच्चे हैं उनको स्लेव बना लो. Then he started the principle of supremacy of the Sultan. He said the Sultan is the most supreme at the most supreme place of a kingdom, and he was very famous for his strictness. Why he accused all these things? Just because he was a member of Chehalgani himself. After Balban, there was no any significant ruler in Ghulam dynasty. The last ruler was Qumars, and he was killed in 1290 AD by Jalaluddin Khilji, who established a new dynasty named Khilji dynasty. And we are going to learn about other dynasties of Sultanate period in our next video. Okay, हम अगले पीरियड में अगले वीडियो में हम जानेंगे कि गुलाम वंश के बाद और कौन कौन से वंश जो है वो सल्तनत काल में आए और उनमें कौन से जो है महत्वपूर्ण शासक हुए. धन्यवाद.